हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPR। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं UGC नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो इसको हम कंप्लीट करेंगे यूथ कॉम्पिटिटिव टाइम्स की बुक से। यदि फ्रेंड्स आप चाहते हैं कि मैं कोई और बुक पहले कंप्लीट कराऊँ तो प्लीज़ आप मुझे उस बुक का नाम कमेंट कर दीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि मैं इस बुक की भी पूरे वीडियो आपको एक साथ दे दूँ तब भी आप मुझे कमेंट कर दीजिए। मैं आपको लिंक दे दूँगी, आप उससे सारे वीडियो देख सकते हैं एक साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम जनवरी 2017 का प्रश्न पत्र 3 को कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, जिसमें हम सैंधव सभ्यता और महाजनपद काल से संबंधित प्रश्न करेंगे। मध्यपाषाणकालीन स्थल और उनसे संबंधित स्थान। मध्यपाषाणकालीन स्थल और उनसे संबंधित स्थान कहाँ पर है? बीरभानपुर। नाम से समझ में आ रहा है पश्चिम बंगाल में होगा ये, तो बीरभानपुर का संबंध है पश्चिम बंगाल से। लोटेश्वर ये गुजरात में संबंधित हैं। पैसरा का संबंध है बिहार से। और जो सराय नाहरहार है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो बीरभानपुर कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। लोटेश्वर संबंधित है गुजरात से। पैसरा का संबंध है बिहार से। और सराय नाहरहार उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट आता है, भारतीय उपमहाद्वीप में आखेट एवं भोजन संग्रह की अवस्था से पशुपालन एवं कृषि की अवस्था में परिवर्तन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। मतलब आखेट करना मतलब शिकार कर रहे हैं। फिर भोजन संग्रह की अवस्था से सीधा पशुपालन और कृषि की अवस्था में परिवर्तन के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में आखेट भोजन संग्रह की अवस्था से पशुपालन कृषि की अवस्था में परिवर्तन के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। सिंध बलूचिस्तान की सीमा पर कच्छी मैदान में बोलन नदी किनारे मेहरगढ़ से पहला स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यहाँ से कृषि जन्य गेहूँ जौ की विभिन्न किस्में प्राप्त हुई हैं। इनकी प्रमाणित तिथि 7वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व की है। किले गुल मोहम्मद की तिथि 3500 ईसा पूर्व की है। जो किले गुल मोहम्मद की तिथि वह कहती है 3500 ईसा पूर्व से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं, नीचे वक्तव्य दिए गए हैं, कथन कारण बताने हैं। कथन कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का दक्षिण तुर्कमेनिस्तान के साथ गहरा व्यापारिक संबंध था। तो जो तुर्कमेनिस्तान है जो हड़प्पा सभ्यता के साथ गहरा संबंध था, पहला सही है। हड़प्पाई सामग्री अर्थात हड़प्पा के प्रभाव से उत्पादित सामग्री किश और निपुर आदि से प्राप्त होते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता। तो हड़प्पा की सामग्री हड़प्पा के प्रभाव से उत्पादित सामग्री कौन कौन सी है? किश है, उर है और निपुर है। हड़प्पा सभ्यता का दक्षिण तुर्कमेनिस्तान के साथ गहरा व्यापारिक संबंध है। किश और निपुर आदि से हड़प्पाई सामग्री अर्थात हड़प्पा के प्रभाव से उत्पादित सामग्री प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त दक्षिण तुर्कमेनिस्तान से विभिन्न सामग्रियां आयात की जाती थीं। विभिन्न स्थानों के उत्खनन से हड़प्पा सभ्यता के प्रकार के बर्तन, मुद्रा, मृद भ्रष्व, मन की पुरुष आकृतियां, खिलौना, गाड़ी, ताम्र आदि मिले हैं, ताम्रपत्र आदि मिले हैं। कारण और कथन दोनों ही सही हैं, लेकिन एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं करते। आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को किन अन्य नामों से जाना जाता है? जो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी हैं इनको कहा जाता है हस्तापलेखन, हस्तापलेखन कहा जाता है। और एक डांडिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हस्तापलेखन और एक डांडिक कहा जाता है। आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को हस्तापलेखन तथा एक दंडिक जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मौखली गोशाल पहले महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद हो जाने के कारण इन्होंने महावीर का साथ छोड़कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय स्थापित किया। आजीवक संप्रदाय लगभग 1002 ईस्वी तक चलता रहा। इसका मत नियतिवाद या भाग्यवाद कहा जाता है। इनके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्ण नियंत्रित एवं संचालित होती है। मनुष्य के जीवन पर उसके कर्मों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। कर्मों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। महाजनपद और उनसे संबंधित राजधानी। कंबोज का संबंध है हाटक से। चेदी का संबंध है सुक्तिमती से। अवंती का संबंध है माहेशमती से। और अश्मक का संबंध है पोतनी से। तो महाजनपद और उनसे संबंधित राजधानी। अश्मक का संबंध है पोतनी से, पोतिल से, पोटन भी कहा जाता है।
अवंती का संबंध है माहिष्मती से, चेदी का संबंध है शुक्तिमती से, कंबोज का संबंध है हाटक से। नेक्स्ट आते हैं 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 30वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक भारत के इतिहास के प्रश्न। मेगास्थनीज द्वारा लिखित इंडिका लुप्त हो चुकी है, किंतु इसके अंश किन यूनान एवं रोम ग्रीक रोमन के लेखकों की कृति में बचे हुए हैं? तो ये प्राप्त होते हैं प्लानी द एल्डर से, डियोडोरस सेल्यूकस से और स्टेवो से प्राप्त होते हैं, लेकिन टेरियस में ये नहीं पाए जाते। तो प्लानी, डियोडोरस और स्टेवो से प्राप्त होते हैं। मेगास्थनीज द्वारा लिखित इंडिका लुप्त हो चुकी है, किंतु इसके अंश यूनान रोम ग्रीको रोमन के लेखकों की कृतियों में बचे हैं। ये लेखक प्लानी द एल्डर, डायोडोरस, सेल्यूकस और स्टेवो हैं। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। इसने इंडिका नामक पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्यकालीन समाज संस्कृति के विषय में लिखा है। इंडिका वस्तुतः यूनानियों द्वारा भारत के संबंध में प्राप्त ज्ञान राशि के सबसे अमूल्य रत्न है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन अशोक के रोमनदेई स्तंभ लेख के विषय में सही नहीं है? तो यह लुम्बिनी में स्थित है, जिसकी अशोक ने स्वयं यात्रा की थी, पहला सही है। अशोक के द्वारा बुद्ध कोणार्कमन को श्रद्धा सुमन अर्पित करने की यात्रा की स्मृति इसमें संजोगित है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। इसमें कुछ कर से रिलेटेड दिया गया है। अशोक ने लुम्बिनी के ग्राम को बलि भुगतान के भारत से मुक्त कर दिया था, तो जो बलि भुगतान का भार है उससे मुक्त कर दिया था लुम्बिनी के ग्राम को, ये सही है। इसने यहाँ के भू राजस्व को घटाकर उपज का 1/8 कर दिया था, ये भी सही है। दूसरा गलत है और सभी सही हैं। अशोक महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों से पवित्र हुए स्थानों से गया और उनकी पूजा की। रोमनदेई के लघु स्तंभ से पता चलता है कि अपने अभिषेक के 20वें वर्ष वह लुम्बिनी ग्राम में गया। उसने वहाँ पत्थर की सुदृढ़ दीवार बनाई और शिला स्तंभ खड़ा किया। चूँकि वहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, अतः लुम्बिनी ग्राम कर मुक्त घोषित कर दिया गया तथा केवल 1/8 भाग लेने की घोषणा की गई। रोमनदेई स्तंभ लेख लुम्बिनी में स्थित है। सेरियस के शासक दूत के रूप में बिंदुसार की राजसभा में कौन आया था? जो सीरिया के राजा थे, इनका नाम है डाइमैक्स। इनके राजदूत भारत आए थे। स्टेवो के अनुसार सीरिया के राजा एंटीओकस ने डाइमैक्स नामक एक राजदूत बिंदुसार के राजसभा में भेजा था। यह मेगास्थनीज के स्थान पर आया था। डायोनिसियस मिस्र नरेश टोलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था और यह अशोक के दरबार में आया था। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तीसरी बौद्ध संगीति में नियुक्त धर्म प्रचारक और उनसे संबंधित क्षेत्र बताइए। पहला है मंजिंतक। इनका संबंध है कहाँ से? कश्मीर एवं गांधार से संबंधित हैं। दूसरे आते हैं महारक्षित, रक्षा करने वाले हैं, योन से संबंधित हैं। महाधर्म रक्षित, धर्म की रक्षा करेंगे तो महाराष्ट्र से संबंधित हैं। शोण और उत्तर का संबंध है सुवर्ण भूमि से। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। पहले आते हैं मंजिंतक, तो वहाँ पे ज़्यादा चिंता होगी आपको। कहाँ पे होगी? जम्मू कश्मीर में होगी तो होगी, तो कश्मीर और गांधार से संबंधित है। मंजिंतक महारक्षित, तो महारक्षा करेंगे, इनके पास बहुत सारे यंत्र होंगे, तो यौन से संबंधित हैं। महाधर्म रक्षित, धर्म की रक्षा करने वाले, महाराष्ट्र में रहते हैं। महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र से संबंधित हैं, ये सिर्फ याद करने की ट्रिक है। और शोण और उत्तर का संबंध है सुवर्णगिरी भूमि से। सुवर्ण भूमि से संबंधित है शोण और उत्तर। नेक्स्ट आते हैं मौर्य सेना में सम्मिलित थे। मौर्य सेना में कौन कौन शामिल था? पहले आते हैं पदातिक, रथ, अश्वरोही और गज, ये सभी शामिल थे मौर्य सेना में। मौर्य सेना में पदाति, अश्वरोही, रथ और गज सम्मिलित थे। चंद्रगुप्त मौर्य के पास एक अत्यंत विशाल सेना थी। इनमें 6 लाख पैदल, 30,000 अश्वरोही, 9,000 हाथी और संभवतः 800 रथ थे। तो कितने थे? 6 लाख पैदल होंगे, 30 लाख अश्वरोही, 9,000 हाथी और 800 रथ थे। सैनिकों की संख्या समाज में कृषकों के बाद सबसे अधिक है। सैनिकों को नगद वेतन मिलता था तथा उनके अनुशासन एवं प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता था।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से तमिल कवि कांची से संबंधित हैं। तो ऐसे तमिल कवि जो कि कांची से संबंधित हैं उनका संबंध है अप्पर और सुंदर मूर्ति। ये दोनों ही कहाँ से आते हैं, कांची से आते हैं। अप्पर और सुंदर मूर्ति का संबंध है कांची से। अप्पार और सुंदर मूर्ति नामक तमिल कवि कांची से संबंधित है। अप्पार का दूसरा नाम तिरुनाबुक्कारुशु है। पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन के समकालीन थे। अप्पर ने दास भाव से शिव की भक्ति की थी और उनका प्रचार जनसाधारण में किया था। सुंदर मूर्ति का जन्म एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका लालन पोषण नरसिंह मुवायदरियान नामक सेनापति ने किया था, जो कि नरसिंह मुवायदरियान नामक सेनापति के द्वारा सुंदर मूर्ति का लालन पोषण किया गया था। यद्यपि उनका जीवन मात्र 18 वर्ष तक रहा, फिर भी वह अपने समय के अनन्य शिव भक्त थे। उन्होंने लगभग 1 सहस्त्र भक्ति गीत लिखे हैं। सुंदर मूर्ति को ईश्वर मिश्र की उपाधि से भी संबोधित किया गया था। नेक्स्ट आते हैं प्रयाग प्रशस्ति का लेखक हरिशैन निम्नलिखित में से किन पदों पर आसीन था। तो जो हरिशैन है उसको प्राप्त हैं कुमारामात्य, महादंडनायक और संधि विग्रहिक। ये तीनों पद किनको दिए गए थे, हरिशैन को दिए गए थे। हरि की शरण में जाओ, सब कुमार का दंड और संधि विग्रह सब कुछ उनके साथ हो जाएगा। तो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिशैन कुमारामात्य, महादंडनायक, संधि विग्रहिक पदों पर आसीन थे। गुप्त लेखकों में विषयपति, राजपाल, सेनापति, मंत्री आदि सभी को कुमारामात्य कहा जाता था। जो गुप्त लेखक हैं, लेखकों में विषयपति, राजपाल, सेनापति, मंत्री सभी पद क्या कहलाते थे, कुमारामात्य कहलाते थे। हरिशैन सेनापति और विदेश सचिव था। संधि विग्रहिक संधि युद्ध का मंत्री होता था। जो संधि विग्रहिक संधि है ये क्या था, युद्ध का मंत्री था। इसके अधीन वैदेशिक विभाग भी आता, मतलब विदेश से रिलेटेड जितनी भी संधियाँ होती थी वो इनके अंतर्गत आती थी। महादंडनायक पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी होता था और फौजदारी न्यायाधीश भी कौन होता था, महादंडनायक होता था। नेक्स्ट आते हैं 14वीं से 12वीं शताब्दी तक के भारत से संबंधित प्रश्न। निम्नलिखित में से सबसे विशालकाय जैन प्रतिमा कौन सी है। तो ये है श्रवणबेलगोला की गोमट की एकाश्म प्रतिमा। श्रवणबेलगोला की गोमट की एकाश्म प्रतिमा सबसे विशालकाय एकाश्म प्रतिमा है। समुद्रगुप्त के निम्नलिखित किन अभिलेखों में इसे परम भागवत कहा गया है। तो जो समुद्रगुप्त है इसके कुछ अभिलेख मिले हैं, जैसे गया का ताम्रपत्र अभिलेख, नालंदा ताम्रपत्र अभिलेख। ये दोनों ही अभिलेख कहते हैं कि समुद्रगुप्त महापरम भागवत था। नालंदा और गया के ताम्रपत्र से ये अभिलेख प्राप्त होते हैं, पहला और दूसरा। गया ताम्रपत्र और नालंदा ताम्रपत्र अभिलेखों में समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है। इलाहाबाद स्तंभलेख में समुद्रगुप्त के राज्याभिषेक, दिग्विजय और उसके व्यक्तित्व पर विशद प्रकाश पड़ता है। ऐरण स्तंभलेख में समुद्रगुप्त को पृथु, राघव आदि कहा गया। ऐरण में कहा गया है पत्थर का बना हुआ राघव। ऐरण स्तंभ में पृथु और राघव उपाधि से सम्मानित किया गया है। राजाओं से बढ़कर दानी माना गया है, सभी राजाओं से बढ़कर। पृथु और राघव से बढ़कर दानी है समुद्रगुप्त। किस में कहा गया है, ऐरण अभिलेख में कहा गया है। नेक्स्ट आते हैं कुमारगुप्त प्रथम द्वारा किए गए नए प्रकार के स्वर्ण सिक्के प्रचलित थे। तो जो कुमारगुप्त हैं इनके द्वारा प्रारंभ किए गए जो सिक्के थे वो कैसे थे, वो अग्रथ प्रकार के थे, गजारूण प्रकार के थे, खड़क निर्हंता प्रकार के थे और खड़क प्रकार के थे। चारों प्रकार के थे। पहले अग्रतिघ प्रकार के, गजारूण प्रकार के, खड़ग निहंता प्रकार के और खड़ग प्रकार के थे। कुमारगुप्त प्रथम महेंद्रादित्य लगभग 415 से 455 ईस्वी में इन्होंने नए प्रकार के सबसे सिक्के आप्रतिघ प्रकार, गजारूण प्रकार, खड़ग निर्हंता प्रकार और खड़ग प्रकार के प्रचलित किए थे। पश्चिम भारत के विशाल भूभाग से कुमारगुप्त की स्वर्ण, रजत और ताम्र मुद्राएं प्राप्त होती हैं। जो मध्य भारत में रजत सिक्कों का प्रचलन इसी के काल में हुआ है। नेक्स्ट आता है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। राजवन और उनसे संबंधित
संस्थापक बताइए। राजवंश का संबंध किससे है? तो मोखली का संबंध तो अश्वपति से है। पुष्यभूति का संबंध है नरवर्मन से, और बर्मन का संबंध है पुष्यवर्मन से, और उत्तरगुप्त का संबंध है कृष्णगुप्त से। 1 2 3 4। उत्तरगुप्त, उत्तर में जाओ, कृष्ण जी मिले जाएंगे। उत्तरगुप्त, तुम्हारा उत्तर कौन देगा? कृष्ण देंगे। तो उत्तरगुप्त का संबंध है कृष्णगुप्त से। मोखली, मोखरी सिखाते हैं ये अश्व खाना, तो मोखरी का संबंध है अश्वपति से। पुष्यभूति, तो सारे नरों का वध कर दो और उन्हें पुष्प गिरा दो। ये सिर्फ याद है, ट्रिक है याद करने की। पुष्यभूति मतलब नरवर्धन, नर मतलब नर ने सबका वध करके पुष्प गिरा दिए, नरवर्धन पुष्यभूति से संबंधित हैं। बर्मन का संबंध है पुष्यवर्मन से, तो बर्मन वर आएंगे तो पुष्प गिराए जाएंगे उन पर। बर्मन का संबंध है पुष्यवर्मन से। हर्ष के अतिरिक्त चीनी यात्री हुआंगचांग को किन अन्य समकालीन शासकों से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ था? हर्ष के समय जो चीनी यात्री आया था युवानचांग, इसको हर्ष के साथ कश्मीर के नरेश, कांची के नरेश और बल्लभी के नरेश से मिलने का मौका मिला था। गौड़ों के नरेश से मिलने नहीं गया था। कश्मीर के नरेश, कांची के नरेश और बल्लभी के नरेश से मिलने का मौका मिला था। हर्ष 606 से 647 तक रहे हैं। इनके अतिरिक्त चीनी यात्री हुआनचांग, जो कि अन्य समकालीन शासकों से मिलने का अवसर मिला था, वे थे कश्मीर के नरेश, कांची के नरेश और बल्लभी के नरेश। बल्लभी के शासक ध्रुवसेन को हुआनचांग हर्ष का दामाद कहता था। ये हर्ष का दामाद है। 637 में हुआनचांग नालंदा विश्वविद्यालय गया और यहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। नालंदा में लगभग 1.5 वर्षों तक निवास करके उसने योग शास्त्र का अध्ययन किया। इसके बाद वह बंगाल, उड़ीसा, धान्य कटक मतलब कृष्ण नदी के तट पर होता हुआ पल्लवों की राजधानी कांची तक गया था। नेक्स्ट आता है, नीचे दिए गए वक्तव्य में कथन कारण बताने हैं। कथन कहता है कि पल्लव नरेश महेंद्र वर्मा प्रथम, जिससे चित्त विचित्र चित्त भी कहा गया है, एक अस्थिर दिमाग का व्यक्ति था। पहला ही गलत है। दूसरा, किसी समय वह जैन धर्म का अनुयायी था किंतु उसको छोड़कर शैव धर्म में चला गया था, तो ये सही हो जाएगा। पहला गलत है, दूसरा सही है। पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन प्रथम, जो कि 600 से 630 तक शासन किया है, जिसे विचित्र चित्र भी कहा जाता था, पल्लव वंश के महानतम शासकों में से एक था। इसने मत विलास, विचित्र चित्र, गुण भर आदि उपाधि ग्रहण की थी। यह एक महान निर्माता, कवि और संगीतज्ञ था। जो कथन ए है वो गलत हो जाएगा। महेंद्र वर्मन ने शैव संत अप्पार के प्रभाव से जैन धर्म का परित्याग करके शैव मत ग्रहण किया था। इसने अनेक गुहा मंदिरों का निर्माण करवाया और मत विलास पहसन की रचना की थी। महेंद्र वर्मन प्रथम ने निम्नलिखित में से किस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली का बना हुआ है? तो जो ग्वालियर में स्थित है तेली का मंदिर, ये द्रविड़ शैली में बनाया गया है। ग्वालियर के तेली मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली का है, सुदूर दक्षिण में तमिल प्रदेश में, जिससे प्राचीन काल में द्रविड़ देश कहा जाता था। द्रविड़ शैली की स्थापना पल्लव नरेश के शासनकाल में हुई है। खजुराहो के मंदिर में कंदरिया महादेव का मंदिर अपने चबूतरे से 44 फीट ऊंचा है। सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर के प्रवेश द्वार के पार्श्व डाट चौखट के ऊपर गुप्तकालीन अलंकरण उत्कीर्ण मिलते हैं। ग्वालियर में स्थित तेली का मंदिर ग्वालियर के प्रतिहार स्थापत्य सुदूर नमूना है, जिसमें आयताकार गर्भगृह और ढोल का आकार का छत है, ढोलक के आकार का। दीवारों पर 5 उभार हैं जो ऊपर से चापदार मेहराब से ढके हुए हैं। इसका निर्माण मेहर भोज के काल में 850 ईस्वी में किया गया था। दक्षिण भारत के किस राजवंश का यह दावा है कि उसके पूर्वजों ने अयोध्या पर शासन किया है? तो ये हो जाएंगे कल्याणी के चालुक्य। कल्याणी के चालुक्य कहते हैं कि हमारे पूर्वज थे अयोध्या पर शासन करते थे। कल्याणी के चालुक्य राजवंश का यह दावा है कि उसके पूर्वजों ने अयोध्या पर शासन किया है। इस वंश के शासक विक्रमादित्य षष्ठ के कैथोल लेख से पता चलता है कि इसके 59 चालुक्य राजाओं ने अयोध्या में राज्य किया था, फिर वे दक्षिण चले गए। इसके अतिरिक्त इस वंश के राजाओं तथा उनके सामंतों के कन्नड़ भाषा में लेखों से तत्कालीन इतिहास पर प्रकाश पड़ता है।
इन साक्ष्यों में उन्हें वातापी के चालुक्य का वंशज और अयोध्या का मूलवासी माना गया है। रघुवंश के श्री जय इंद्र बर्मन महाराजाधिराज ने किस पर शासन किया है? तो इनके द्वारा चंपा पर शासन किया गया है। भृगुवंश के श्री जय इंद्र बर्मन महाराजाधिराज ने चंपा पर शासन किया है। भृगुवंश के श्री जय इंद्र बर्मन महाराजाधिराज ने चंपा पर शासन किया है। इन्होंने चंपा पर 1167 से 1192 ईस्वी तक शासन किया है। चंपा का आधुनिक नाम वियतनाम है। वियतनाम में किया है ने इंद्र बर्मन महाराजाधिराज ने चंपा पर शासन किया है। चंपा कहाँ पे है? वियतनाम में है। कथन कारण बताइए। पहले कथन है कि भंडारकर वीरशैव को लिंगायत संप्रदाय के समकक्ष रखते थे और उनका प्रादुर्भाव शैव के आराध्य स्कूल से जोड़ा जाता है। पहला सही है। ब्राह्मणी कर्मकांड एवं जाति व्यवस्था के प्रभुत्व की स्वीकृति लिंगायत आंदोलन का मूल तत्व थी, नहीं थी। दूसरा गलत है, पहला सही हो जाएगा। जो भंडारकर वीरशैव हैं इनको लिंगायत संप्रदाय के समकक्ष रखते हैं और इनका प्रादुर्भाव शैव के आराध्य स्कूल से जोड़ते हैं। भंडारकर वीरशैव को लिंगायत संप्रदाय के समकक्ष रखते हैं और इनका प्रादुर्भाव शैव के आराध्य स्कूल से जोड़ते हैं। यह कथन सत्य है। लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी निष्काम कर्म के में विश्वास करते हैं तथा शिव को परम तत्व मानते हैं। वे वेदों जाति पाति का खंडन करते हैं। पुनर्जन्म के सिद्धांतों को वे नहीं मानते। गुरु की महिमा इन्हें मान्य है, कारण असत्य है। और वीरशैव संप्रदाय के प्रथम ऐतिहासिक आचार्य वैशव जो कि 12वीं शताब्दी के थे वो थे। नेक्स्ट आते हैं नेफ्था मैंगलोनेल्स का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस स्थान क्षेत्र में किया गया है? तो नेफ्था मैंगलोनेल्स का प्रयोग सर्वप्रथम सिंध में 712 में किया गया है। नेफ्था और मैंगलोनेल्स का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम सिंध में 712 में किया गया है। वे बहुत ही खतरनाक हथियार थे। मैंगलोनेल्स का प्रयोग आधुनिक मिसाइलों की तरह होता था। नेक्स्ट आते हैं भारत 1206 से 1526 तक फ़क्र ए मुदविर और उनकी आदाव अल हव व सुजात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह इल्तुतमिश के शासनकाल के आरंभिक दिनों में युद्ध की कला पर लिखी गई किताब है। पहला सही हो जाएगा। फ़क्र ए मुदविर ने भारत में बनी तलवारों की काफ़ी तारीफ़ की है, तो ये सही है। मुदविर ने लिखा है कि राजस्थान के खेतड़ी में लोहे के अयश को गलाने का काम किया जाता था, ये गलत है। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। यह दमिश्क की स्टील बनाने की सबसे पुरानी ज्ञात तकनीक का वर्णन करता है, तो ये भी सही हो जाएगा। फ़क्र ए मुदविर और इनकी आदाव अल हव व सुजात इल्तुतमिश 1211 से 1236 के शासनकाल के आरंभिक दिनों में युद्ध की कला पर लिखी गई किताब है। भारत में बनी तलवारों की फ़क्र ए मुदविर ने बड़ी प्रशंसा की है। दमिश्क की स्टील बनाने की सबसे पुरानी ज्ञात तकनीक का भी वर्णन किया है। नेक्स्ट है वक्तव्य बताने हैं कथन कारण। कथन कहता है कि सुल्तान जैन उल आबदीन ज्ञान के बहुत बड़े संरक्षक थे और वे ज्ञानी लोगों से घिरे रहते थे, जिसके साथ चर्चा करना उन्हें पसंद था। पहला सही है। उनके शासनकाल के दौरान सैयद मोहम्मद रूमी, काजी सैयद अली सिराजी, काजी जमाल और सैयद मोहम्मद सिस्तानी अपने अपने देशों को छोड़कर कश्मीर में उत्प्रवास कर रहे थे, तो ये भी सही हो जाएगा और दोनों सही हैं और आर एक की सही व्याख्या करता है। 420 में अली शाह का भाई शाही खान जैन-उल-अबादीन के नाम से सिंहासन पर बैठा। उसे बुद्ध शाह या महान सुल्तान भी कहा गया है। वह धार्मिक दृष्टि से अत्यंत सहिष्णु था। सुल्तान जैन-उल-अबादीन ज्ञान के बहुत बड़े संरक्षक थे। वे ज्ञानी लोगों से घिरे रहते थे, उनके साथ चर्चा करना उन्हें पसंद था। सैयद मोहम्मद रूमी, काजी सैयद अली सिराजी, काजी जमाल तथा सैयद मोहम्मद सिस्तानी अपने अपने देशों को छोड़कर उनके शासनकाल में कश्मीर में उत्प्रवास कर रहे थे। कश्मीरी लोगों ने इसे बुद्ध शाह या महान नरेश की उपाधि से सम्मानित किया था। उसकी उदार नीतियों के कारण उसे कश्मीर का अकबर और मूल नियंत्रण व्यवस्था के कारण कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी भी कहा गया है।
नेक्स्ट आते हैं अफ़गानों के साथ उलूग खां बलबन के संबंध निम्नलिखित में से कुछ कथन दिए गए हैं, इन पर विचार करना है। तो पहला, उलूग खां ने अपनी सेना में लगभग 3000 अफ़गानी भर्ती की थी। पहला सही है। जब उलूग खां सुल्तान बना उसने दिल्ली के निकट पटियाली, काम्पिल, भोजपुर में अपनी नई सैन्य चौकियां बनाई और उन्हें अफ़गानिस्तानों के नियंत्रण में रखा। तो ये भी सही हो जाएगा। सुल्तान बलबन ने अफ़गान अमीर इख्तियारुद्दीन को अपना वज़ीर नियुक्त किया था, ये गलत है। बलबन ने अनेक अफ़गानों को अपना गवर्नर नियुक्त किया था, तो ये भी गलत है। पहला दूसरा सही है और बाकी सब गलत हैं। गियासुद्दीन बलबन 1265 से 1287 तक रहे हैं। वे अफ़गानों को अपनी सेना में भर्ती किया है। उसने लगभग 3000 अफ़गानी अपनी सेना में भर्ती किए थे। जब वह उलूग खां के नाम से सुल्तान बना तो उसने दिल्ली के निकट पटियाली और काम्पिल, भोजपुर में नई सैन्य चौकियां बनवाईं, उन्हें अफ़गानों के नियंत्रण में रखा। अतः कथन ए और बी सही हैं। बलबन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने सुल्तान के पद, अधिकार और राजत्व के सिद्धांत में अपने विचार प्रकट किए थे। बलबन ने ख्वाजा हसन बसरी को वजीर के रूप में नियुक्त किया था। उसने अफ़गानों को अपने गवर्नर के रूप में नियुक्त नहीं किया था। ख्वाजा हसन बसरी को वजीर बनाया था और अफ़गानों को अपना गवर्नर नहीं बनाया था। नेक्स्ट आता है, सुल्तान ने आदेश दिया था वह जो भी पैदा करते हैं उनकी नपाई प्रति बिस्पा पैदा हुई फसल के हिसाब से की जानी चाहिए और सबको बिना किसी भेदभाव के इसका आधा जमा करना चाहिए। उपयुक्त कथन किस सुल्तान ने ज़मीन की नपाई को फसल के मूल्यांकन का आधार बनाया था? तो ये हो जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी। इसने ज़मीन की नपाई को फसल के मूल्यांकन का आधार बनाया था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक रहे हैं। इन्होंने आदेश दिया था कि वह जो भी पैदा करते हैं उसकी नपाई प्रति बिस्पा पैदा हुई फसल के हिसाब से की जानी चाहिए और सबको बिना किसी भेदभाव के इसका आधा जमा करना चाहिए। इस प्रकार अलाउद्दीन पहला शासक था जिसने भूमि की पैमाइश नप कराकर लगान वसूल करना प्रारंभ किया। इसके लिए बिस्पा को एक इकाई माना गया है। नेक्स्ट आता है, अलाउद्दीन खिलजी से नहीं है बल्कि अमीर खुसरो है और उसके संगीत के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है वो बताना है। अमीर खुसरो ने कर्नाटक स्कूल के दक्कनी संगीत का अध्ययन किया था, तो ये सही है। दूसरा, दक्कनी कर्नाटक संगीत के महान प्रवर्तक नायक गोपाल अमीर खुसरो के समकालीन थे, तो ये भी सही हो जाएगा। अमीर खुसरो ने सितार की अपनी खोज की प्रशंसा अपनी ही पुस्तक गुरफ्त अल कमाल में की है, तो ये गलत हो जाएगा। बाद में ग्रंथों में अमीर खुसरो को गायकी के लगभग 19 मधुर रूपों, खासकर ख्याल, तराना और कौल की खोज का श्रेय दिया जाता है, तो ये भी सही है। पहला, दूसरा और चौथा सही है। अमीर खुसरो का जन्म 1253 में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के निकट पटियाली कस्बे में हुआ था। उसे संगीत एवं भाषा दोनों का पूर्ण ज्ञान था। उसने कर्नाटक स्कूल के दक्कनी संगीत का अध्ययन किया। दक्षिण की विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में दक्षिण के संगीतज्ञ गोपाल नायक को भी उपहार स्वरूप प्रस्तुत किया गया। अमीर खुसरो एवं गोपाल नायक के मध्य संगीत प्रतियोगिता के आयोजन का उल्लेख मिलता है। अमीर खुसरो को गायकी के लगभग 19 मधुर रूपों, खासकर ख्याल, तराना, कौल की खोज का श्रेय बाद के ग्रंथों में मिलता है। नेक्स्ट आता है, नीचे दिए गए कथन कारण बताने हैं। कथन कहता है कि राज व्यवस्था की भारतीय परंपरा तुर्कों के आने में पूरी तरह से धूमिल नहीं हुई और अनेक सीमांत क्षेत्रों में जारी रही, तो पहला सही है। दूसरा, विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय की रचनाओं, राजस्थानी विगत और ख्यात साहित्य एवं रामचंद्र आमात्य के आज्ञापत्र भारतीय राज व्यवस्था पद्धति पर उपयोगी सूचनाएं प्रदान करते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। राज्य व्यवस्था की भारतीय परंपरा तुर्कों के आने से
पूरी तरह से धूमिल नहीं हुई थी और वह अनेक सीमांत क्षेत्रों में जारी रही। प्राचीन भारत की भांति राज्य की सप्तांग विचारधारा पर जोर दिया जाता है। राज्य के इन सप्तांगों में राजा सर्वोपरि होता है। कृष्णदेवराय के दरबार को तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता है, सुशोभित करते थे, अतः उसे आंध्र भोज भी कहा गया है। कृष्णदेवराय की विविध रचनाओं, राजस्थानी विगत, ख्यात साहित्य एवं रामचंद्र अमात्य के आज्ञा पत्र भारतीय राज्य व्यवस्था पर उपयोगी सूचनाएं प्रदान करते हैं। इन विभिन्न ग्रंथों से समकालीन भारतीय राज्य व्यवस्था के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से उन स्थान की पहचान कीजिए जहां सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया था और सिंहासन पर स्वयं को आसीन किया था। तो ये हो जाएगा कड़ा, अर्थात कड़ा से संबंधित है। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया और वहां के अतुल्य संपत्ति लूटकर लाया। इसने जलालुद्दीन को मानिकपुर बुलाकर धोखे से कत्ल कर दिया। इस कार्य में उसे अपने भाई अलमाश बेग से बहुत सहायता मिली थी, क्योंकि सुल्तान को धोखा देने से उनका प्रमुख भाग रहा था। अलाउद्दीन ने कड़ा मानिकपुर में ही स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया और अपने समर्थकों को प्रतिष्ठित पद प्रदान किए। नीचे दिए गए हैं कुछ शब्द और उनसे संबंधित है अर्थ। इनको हमें सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। बक्काल का संबंध किससे है? तो बक्काल अन्न व्यापारी से संबंधित है। बक्काल वलाहार, वलाहार का संबंध है कृषि के निम्नतम वर्ग से संबंधित है। वलाहार सिलहदार का संबंध है। जो सिलहदार है वह सैन्य व्यक्ति होता है। सिलहदार का मतलब है सैन्य व्यक्ति। और तुमान का संबंध है 10,000 सैनिकों का एक समूह। 10,000 सैनिकों का एक समूह तुमान कहलाता है। पहले आते हैं बक्काल, ये अनाज व्यापारी होते हैं बक्काल। फिर वलाहर, ये किसानों का निम्नतम वर्ग होता है वलाहर। सिलहदार, ये एक सैन्य व्यक्ति से संबंधित है। तुमान का संबंध है 10,000 सैनिकों के एक समूह से। तुमान का संबंध किससे है? 10,000 सैनिकों के एक समूह से संबंधित है। निम्नलिखित में से किन सूफी संतों ने कादरी सिलसिले को पंजाब तथा सिंध में लोकप्रिय किया था? तो कादरी सिलसिला है, इसको पंजाब और सिंध में लोकप्रिय किया गया है। शेख मोहम्मद अल हुसैनी और शेख अब्दुल कादिर ने, शेख मोहम्मद अल हुसैनी और शेख अब्दुल कादिर के द्वारा इस कादरी सिलसिले को पंजाब और सिंध में लोकप्रिय बनाया गया है। शेख मोहम्मद अल हुसैनी और शेख अब्दुल कादिर ने कादरी सिलसिले को पंजाब सिंध में लोकप्रिय बनाया था। कादरी संप्रदाय इस्लाम में प्रथम रहस्यवादी पंथ था। इसकी स्थापना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने की थी। नेक्स्ट आते हैं वक्तव्य, कथन और कारण बताने हैं। कथन कहता है कि मुस्लिम राजनीतिक चिंतन को अदाब साहित्य ने भी स्वरूप प्रदान किया है। तो पहला सही हो जाएगा। जो मुस्लिम राजनीतिक चिंतन है इसको अदाब साहित्य ने भी प्रभावित किया है या स्वरूप प्रदान किया है। नेक्स्ट, अदाब साहित्य कुछ हद तक पंचतंत्र से प्रभावित थी, जिसमें इब्न अल मुकफ़ा के अनुवाद कलीला व दिमना से अरबी साहित्य की परिचय हो चुका था। तो आदाब साहित्य कुछ हद तक पंचतंत्र से प्रभावित था, जिसमें इब्न अल मुकफ़ा के अनुवाद कलीला और दिमना से अरबी साहित्य का परिचय हो चुका था। ये भी सही है। कारण कथन की सही व्याख्या करता है। मुस्लिम राजनीतिक चिंतन को आदाब साहित्य ने भी स्वरूप प्रदान किया है, क्योंकि आदाब साहित्य कुछ हद तक पंचतंत्र से प्रभावित था, जिसमें इब्न अल मुकफ़ा के अनुसार कलीला और दिमना से अरबी साहित्य का परिचय हो चुका था। पंचतंत्र संस्कृत में संभवतः कश्मीर में लिखा गया था। पहले इसका अनुवाद पहलवी भाषा अर्थात फारसी में किया गया था। बाद में इब्न अल मुकफ़ा ने इसका अनुवाद अरबी भाषा में किया। निम्नलिखित लेखक और उनके संबंधित स्रोत बताइए। कौन सा जोड़ा सही नहीं है वो बताना है। निज़ामुद्दीन अहमद के संबंधित है। तबकाते अकबरी सही है। मोहम्मद काजिम के से संबंधित है। मुंतखाब उल लुवाक, ये गलत हो जाएगा। दूसरा,
तीसरा कहता है अब्दुल हामिद लाहौरी के द्वारा पाशानामा लिखा गया है और केवल राम के द्वारा तज़किरत उल उमरा लिखा गया है, तो ये भी सही है। मुंतख्वाब उत लुबाक के लेखक काफ़ी खां हैं। इन्होंने मुग़ल काल के इतिहास को बादशाह बाबर के भारत पर किए गए आक्रमण से प्रारंभ करके उत्तरकालीन मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह के शासनकाल के प्रथम 15 वर्षों तक लिखा है। काफ़ी खां औरंगज़ेब के शासनकाल के एक उच्च पद पर थे, तो हम इनको याद कर लेते हैं। जैसे निज़ामुद्दीन अहमद, थोड़ा सा अहम ज़्यादा नहीं हो रहा, तुम्हें काटे अकबर तो तबकाते अकबरी। फिर आते हैं अब्दुल हामिद लाहौरी, इनको हमने पढ़ चुका था, पाशानामा याद भी हो गई होगी आपको। केवल राम राम जपो तुम्हारी उम्र कट जाएगी। तज़किरत उल उमरा संबंधित है केवल राम से। और मुंतख्वाब उल लुबाक का संबंध किससे है? काफ़ी खां से है। नेक्स्ट आता है भारत 1526 के बाद निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है वो बताना है। अकबर ने अपने साम्राज्य को 12 प्रादेशिक इकाइयों में विभाजित किया था। इन्हें सूबा कहा जाता था। पहला सही है। दूसरा, एक सूबा कई सरकारों में विभाजित था, ये भी सही है। एक सरकार को परगनों में विभाजित किया जाता था, तो ये भी सही है कि जो एक सरकार है उसको परगनों में विभाजित किया गया है। एक परगने को सिक्क में विभाजित किया जाता था, तो ये गलत हो जाएगा। अबुल फजल के अनुसार 10 वर्ष के राजस्व बंदोबस्त के बाद अकबर ने साम्राज्य को सूबों में विभाजित किया। इसमें से प्रत्येक में एक राजधानी नगर बनाया गया। प्रशासन की दृष्टि से प्रत्येक सूबे को अनेक इकाइयों में बांटा गया। इन इकाइयों को सरकार कहा जाता था। प्रत्येक सरकार को पुनः परगना या महल में विभाजित किया गया है। इन परगनों में जिले या दस्तूर बनाए गए थे। ये प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। परगनों के अंतर्गत गांव होते थे जिन्हें मावदा कहा जाता था या दीह कहा जाता था। मावदा या दीह कहा गया है। परगने का प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था, अर्थात डी गलत है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है बताना है। महान इतिहासकार खान खाना अब्दुल रहीम और प्रमुख धर्मशास्त्री शेख अब्दुल नबी जैसे अग्रणी अमीर विद्वानों को शहजादे सलीम की शिक्षा का दायित्व सौंपा गया था। पहला सही है। दूसरा, शहजादे को फारसी, हिंदी तथा कुछ हद तक तुर्की भाषा का अच्छा ज्ञान था। साथ ही उन्हें इतिहास, प्राकृतिक विज्ञान, भूगोल, युद्ध कौशल, धर्मशास्त्र की अच्छी जानकारी थी, जिससे कि एक शहजादे के लिए उपयुक्त माना गया है, तो ये भी सही हो जाएगा। शहजादा शाहजहां युद्ध कला में निपुण था। वह सैन्य कौशल में माहिर था, ये भी सही हो जाएगा। अहमदाबाद में जन्मे शहजादा शाहजहां ने मुग़ल शासनकाल और मुग़ल काल से पूर्व की इमारतों की मरम्मत का आदेश देकर पुराने स्मारकों की देखभाल में अपनी रुचि दिखाई थी। ये गलत हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा सही है, लेकिन चौथा गलत है। 5 जनवरी 1592 को लाहौर में शहजादा खुर्रम शाहजहां का जन्म हुआ, अतः कथन 4 गलत हो जाएगा, क्योंकि शहजादे का जन्म अहमदाबाद में इसमें दिया गया है, वो नहीं था बल्कि वरन लाहौर था। शहजादा 1627 से 1658 तक रहता है। इसमें सबसे अधिक उन्नति हुई थी वास्तुकला की। इस दृष्टि से इसका काल निसंदेह मुग़ल काल का स्वर्णकाल माना जाता है। मुग़लों के समय में भवन निर्माण की तकनीक में एक जो नवीनता आई थी और पूर्व निर्मित लकड़ी के ढांचों का इस्तेमाल किया गया था। इन्हें एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने योग्य घरों को 17वीं सदी में बंगला कहा जाता था। इसके बाद में आंग्ल भारतीय भाषाओं में बंगलो नाम चलन में आया। इस नई तकनीक का श्रेय किस मुग़ल बादशाह को दिया जाता है? तो अकबर को दिया जाता है। मुग़लों के समय में भवन निर्माण की तकनीक में एक नवीनता आई थी, वह थी पूर्व निर्मित लकड़ी के ढांचों का इस्तेमाल। एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने योग्य घरों को 17वीं सदी में बंगला कहा जाता था। इस नवीन तकनीक का श्रेय मुग़ल बादशाह अकबर को जाता है, जो कि 1556 से 1605 तक रहे हैं। अबुल फजल 72 प्रकार की लकड़ियों की सूची प्रस्तुत करते हैं, लेकिन केवल 8 किस्म की ही
प्रायः इस्तेमाल की जाती थीं। शिशुआ विशिष्ट वर्गों द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट आता है मुगल काल में गज के विभिन्न प्रयोगों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मुगल काल में अबुल फजल लिखते हैं कि हुमायूं का गज ए सिकंदरी 32 अंगुष्ठ था, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, अबुल फजल बताते हैं कि गज ए इलाही की लंबाई 41 अंगुल के बराबर थी, तो ये भी सही है। मतलब इलाही 41 की है और गज ए सिकंदरी ये 32 अंगुष्ठ की है। नेक्स्ट आता है दीरा गज ए सहजानी ये 32.5 अंगुष्ठ से थोड़ा कम होती थी, तो ये भी सही है। ताजुल ए जहांगीरी में वर्णित है कि गज ए सरई की लंबाई 26 अंगुष्ठ थी, तो ये गलत हो जाएगा। पहले 3 सही हैं, चौथा गलत है। कथन चौथा गलत है और शेष सही है। आइन ए अकबरी के अनुसार उनके शासनकाल में 31वें वर्ष तक भूमि की नपाई कराने की मानक इकाई इस्तकंदी गज थी। हुमायूं ने आदेश दिया कि इस लंबाई को 42 इस्कंदियों अर्थात 32 अंकों में बराबर बांट दिया जाए। इसके शासनकाल में 41 वर्ष अकबर ने 41 अंकों के माध्य गज का प्रचलन चलाया। इसे इलाही गज कहा गया। इसके अतिरिक्त दीरा गज ए शाहजहानी 33.5 अंगुष्ठ से थोड़ा कम होती थी। मुगलों के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन से संबंधित प्रश्न। पहले पुस्तक और लेखक हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। कैथरीन वी एसर का संबंध है। जो कैथरीन वी एसर है इनका संबंध है आर्किटेक्चर ऑफ बंगाल मुगल इंडिया से। आर्किटेक्चर ऑफ मुगल इंडिया से संबंधित है कैथरीन वी एसर। नेक्स्ट आते हैं आर नाथ। आर नाथ का संबंध है हिस्ट्री ऑफ मुगल आर्किटेक्चर से। फिर ए जे केशर का संबंध है। जो ए जे केशर हैं इनका संबंध है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इन मुगल इंडिया, द एविडेंस फ्रॉम पेंटिंग। ए जी केशर का संबंध है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इन मुगल इंडिया, द एविडेंस फ्रॉम पेंटिंग। एवा कोच का संबंध है मुगल आर्किटेक्चर एन आउटलाइन ऑफ इट्स हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट से। कैथरीन वी एसर का संबंध है आर्किटेक्चर ऑफ मुगल इंडिया से। कैथरीन वी एसर का संबंध है आर्किटेक्चर ऑफ मुगल इंडिया से। आर नाथ का संबंध है हिस्ट्री ऑफ मुगल आर्किटेक्चर से। आर नाथ का संबंध है हिस्ट्री ऑफ मुगल आर्किटेक्चर से। ए जी केसर का संबंध है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इन मुगल इंडिया, द एविडेंस फ्रॉम पेंटिंग। मतलब पूरा क्रैश कर दो उनकी बिल्डिंग में। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इन मुगल इंडिया, द एविडेंस फ्रॉम पेंटिंग। एवा कोच बना दिए थे छोटे छोटे से आउटलाइन करके। तो मुगल आर्किटेक्चर एंड आउटलाइन ऑफ इट्स हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट आते हैं नीचे दिए गए वक्तव्य में कथन कारण बताने हैं। कथन कहता है कि 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में नील का यूरोपीय व्यापार काफ़ी महत्वपूर्ण बन गया था और इसके पश्चात इसमें तेज़ गिरावट आई थी, तो पहला सही हो जाएगा। आगरा के नील के मूल्य में वृद्धि हुई और वेस्ट इंडीज़ में स्थित बागानों जहां दास काम करते थे उससे प्रतिस्पर्धा स्थापित हो गई थी, तो ये भी सही है। कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में नील का यूरोपीय व्यापार काफ़ी महत्वपूर्ण बन गया था, किंतु इसके बाद इसमें तेज़ी से गिरावट आई। इसका कारण यह था कि आगरा के नील के मूल्य में वृद्धि हुई थी और वेस्ट इंडीज़ में स्थित बागानों जहां दास काम करते थे उससे प्रतिस्पर्धा स्थापित हो गई थी, फलतः इसमें गिरावट आई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है। भेजी हुई रकम के भुगतान के लिए सराफों मनी चेंजरों को हुंडी जारी करने में विशेषज्ञता दी गई थी, पहला सही है। हुंडी एक विक्रय दस्तावेज था जिसका सामान्यतः थोड़ी छूट देकर हस्तांतरण हो जाता था, ये भी सही हो जाएगा। एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए बनाए गए बिलों के लिए भेजी गई रकम के भुगतान अर्थात ऋण हेतु विनिमय की एक ही दर निर्धारित की जाती थी, तो ये गलत हो जाएगा।
हुंडी में यह स्वतः ही स्पष्ट होता है कि वह तत्काल ही देय है, अर्थात हुंडी ग्राहकों को प्रस्तुत करने के पश्चात एक निश्चित अवधि की समाप्ति पर देय है, तो ये भी सही हो जाएगा। सी गलत है। एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए बनाए गए बिलों के लिए भेजी गई रकम के भुगतान अर्थात ऋणों के लिए सुविधानुसार विनिमय की दरें निर्धारित की जाती थीं। से सभी विकल्प सही हैं। कई व्यापारी हुंडी के माध्यम से ही भुगतान करने लगे थे। इस विषय में अनेक दस्तावेज मिलते हैं। यह सुविधाजनक भी था। यह एक विक्रय दस्तावेज था जिसका सामान्यतः छूट देकर हस्तांतरण हो जाता था। इस प्रकार साहूकार की हुंडी एक आधुनिक चेक या बैंक ड्राफ्ट के समान थी। नेक्स्ट आती है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है बताना है। पहला, सरवत खालसा के वार्षिक आयोजन की परंपरा चक गुरु अमृतसर में थी, लेकिन धीरे धीरे आपसी मतभेद बढ़ने लगे और हर प्रमुख अपने अपने लिए अलग इलाका बनाने की कोशिश करने लगे। तो पहला सही हो जाएगा। दशम ग्रंथ में गुरु गोविंद सिंह की रचना है, तो ये भी सही है। सभी सिख गुरु खत्री थे और उनके प्रमुख सहायक मनशद भी खत्री थे, तो ये गलत हो जाएगा। गुरुओं की सेना 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह के समय में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हुई थी, ये भी सही है। सिर्फ तीसरा गलत है। सभी सिख गुरु और उनके सहायक मनशद खत्री नहीं थे। यद्यपि गुरु नानक, जिनका जन्म लाहौर में हुआ था, लाहौर से 36 मील दूर दक्षिण पश्चिम में तलवंडी नामक स्थान पर, जिसको आधुनिक ननकानन कहा जाता है, 1469 में एक खत्री परिवार में थे। सरवते खालसा के वार्षिक आयोजन का परंपरा चक गुरु अमृतसर में हुई थी। अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को शक्तिशाली सैन संप्रदाय या खालसा में परिवर्तित करने में सफलता पाई थी। इन्होंने जीवन पर्यंत औरंगजेब से संघर्ष किया। इस समय गुरुओं की सेना सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हुई। दशम ग्रंथ में गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है। फारसी सिर्फ मुगल साम्राज्य तथा दिल्ली सल्तनत में ही उच्च प्रशासन की भाषा नहीं थी, बल्कि यह राजपूत राज्यों के दरबार में भी फैली हुई थी। पहला सही है। सजाउद्दीन अली आरजू ने यह विचार प्रतिस्थापित किया था कि फारसी और हिंदी में कुछ बुनियादी समानताएं हैं, तो ये भी सही है। 1539-40 में लिखित अपनी किताब बहार-ए-आज़म में टेकचंद बहार ने ऐसी कविताएं और गद्यांश रचनाओं के उदाहरण दिए हैं, तो ये गलत हो जाएगा। फारसी के हिंदी की स्थानीय बोलियों के संपर्क में आने से नई भाषा उर्दू अस्तित्व में आई, तो ये भी सही हो जाएगा। सिर्फ तीसरा गलत है। फारसी भाषा मुगल दरबारों के साथ ही राजपूत राजाओं के दरबार में भी फैली थी। सजाउद्दीन अली का विचार है कि फ़ारसी और हिंदी में कुछ बुनियादी समानताएं हैं। कथन सी गलत है, क्योंकि फ़ारसी और हिंदी की स्थानीय बोलियों के संपर्क में आने से उर्दू अस्तित्व में आई थी। बहार-ए-आज़म नाम से 1752 में दिल्ली में टेकचंद बहार ने पुरानी फ़ारसी शब्दकोश में उर्दू का प्रयोग किया है। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से नहीं मिलाने, कथन कारण बताने। कथन कहता है कि फ्रांसीसी यात्री जियां डी थेवनो ने लिखा है कि सूरत में लोग आमतौर पर ताप्ती नदी का पानी नहीं पीते हैं, तो पहला सही हो जाएगा। नदी का पानी खारा था, ये भी सही हो जाएगा और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। फ्रांसीसी यात्री जियां डी थेवनो लिखते हैं कि सूरत के लोग आमतौर पर ताप्ती नदी का पानी नहीं पीते, क्योंकि नदी का पानी खारा होता था। नेक्स्ट आते हैं मुगल साम्राज्य में प्रचलित सीमा शुल्क के संदर्भ में कौन सा कथन सही है वो बताना है। अबुल फजल लिखते हैं कि अकबर के काल में अधिकतम सीमा शुल्क 2/1/4% था, पहला सही है। दूसरा, जहांगीर के समय हर प्रकार के आयात निर्यात पर 3/1/2% सीमा शुल्क प्राप्त होता था, ये भी सही है। शाहजहां के समय धन पर 2% का सीमा शुल्क था, चाहे वह सोना हो या चांदी हो, तो ये गलत हो जाएगा। औरंगजेब ने गैर मुसलमानों के लिए
सीमा शुल्क की दर नीची रखी थी, इसलिए मुस्लिम व्यापारी हिंदुओं को ऊंची शुल्क दर से बचने के लिए उनका सामान छुपा कर ले जाते थे। तो ये भी सही है। पहला, दूसरा, चौथा सही है, तीसरा गलत है। शाहजहां के समय में सीमा शुल्क की दरें ऊंची थीं, अतः औरंगजेब ने व्यापार की ओर मुसलमानों की अभिरुचि आकर्षित करने के उद्देश्य से चुंगी पर 5% से 2% करने का आदेश दिया, लेकिन उसने गैर मुसलमानों से सीमा शुल्क की दरें ऊंची रखीं। अतः मुस्लिम व्यापारी हिंदुओं की ऊंची शुल्क दर से बचने के लिए उनका सामान छुपाकर ले जाते थे। अकबर के समय में सीमा शुल्क 2 सही 1/4% था और जहांगीर के समय 3 सही 1/2% दर थी। नेक्स्ट आते हैं, नीचे दिए गए वक्तव्य में कथन कारण बताने हैं। कथन कहता है कि जब 1714 में निज़ाम उल मुल्क वायसराय के रूप में दक्कन पहुंचा तो उसे शाहू को दक्कन के चौथ और स्वदेशमुखी के भुगतान संबंधी दाऊद खां के समझौते को मानने से इनकार कर दिया। पहला सही है। दूसरा, निज़ाम उल मुल्क है, इन्होंने कई बार पराजित किया गया, जिसके द्वारा प्रत्येक ज़िले में बनाए गए मिट्टी के छोटे किलों को ध्वस्त कर दिया गया, जिसका इस्तेमाल भी हमले के संचालन केंद्र और मराठा सेना की टुकड़ी की शरण स्थली के रूप में किए जाते थे। ये गलत है। पहला तो सही है, दूसरा गलत है। जुल्फ़िकार खां की मृत्यु के बाद निज़ाम उल मुल्क सैयद बंधुओं के प्रयासों से दक्कन का वायसराय बना। उसे शाहू को दक्कन की चौथ और स्वदेशमुखी के भुगतान संबंधी नायब दाऊद खां के समझौते को मानने से इनकार कर दिया। इसलिए कथन तो सही है, लेकिन कारण गलत है। ब्रिटिश राज्य की स्थापना, सोसाइटी ऑफ ट्रांसलेटिंग यूरोपियन साइंस की स्थापना कब और कहाँ पे की गई थी? तो इसको कलकत्ता में 1825 में स्थापित किया गया था। सोसाइटी फॉर ट्रांसलेटिंग यूरोपियन साइंस की स्थापना कलकत्ता में 1825 में स्थापित की गई। सोसाइटी ऑफ ट्रांसलेटिंग यूरोपियन साइंस की स्थापना कलकत्ता में 1825 में हुई थी। आर्थिक एवं सामाजिक नीतियाँ। कथन कहता है कि पारंपरिक दस्तकारी कुटीर उद्योग का ह्रास ब्रिटिश व्यापारिक नीति का परिणाम थी। तो पहला सही हो जाएगा, जो पारंपरिक दस्तकारी कुटीर उद्योग का ह्रास ब्रिटिश व्यापारी नीतियों के परिणाम स्वरूप हुआ था। कथन सही है। कारण कहता है कि साम्राज्यवादी विजयों ने ब्रिटिश को असीम संसाधन उपलब्ध कराए थे। तो ये भी सही हो जाएगा, लेकिन RA की सही व्याख्या नहीं करता। पारंपरिक दस्तकारी कुटीर उद्योग का ह्रास ब्रिटिश व्यापारिक नीति का परिणाम था। 1800 तक भारतीय उद्योग संसार में सबसे अधिक विकसित हुए, क्योंकि अभी उद्योग केवल कुटीर उद्योग ही था। इसके पश्चात भारत में औद्योगिक पतन हुआ। साम्राज्यवादी विजयों ने ब्रिटिश का असीम संसाधन उपलब्ध कराए थे। कथन कारण दोनों ही सही हैं, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते। फिर से कथन कारण है। कथन कहता है कि उदारवादी वास्तव में विश्वास रखते हैं कि भारत में स्वशासन का एक संवैधानिक मार्ग था। तो पहला सही है। उनकी ब्रिटिश न्यायप्रियता के प्रति दृढ़ आस्था थी, ये भी सही है, और RA की सही व्याख्या भी करता है। उदारवादी यह विश्वास रखते थे कि भारत के स्वशासन का संवैधानिक मार्ग है, क्योंकि ब्रिटिश न्यायप्रियता के प्रति उनकी दृढ़ आस्था थी। 1887 में बिपिन चंद्रपाल ने कहा था, मैं अंग्रेज़ों का राजभक्त हूँ, क्योंकि मेरे लिए अंग्रेज़ी साम्राज्य के प्रति राजभक्ति वास्तव में अपनी देश और उसके वासियों के प्रति राजभक्ति दोनों अभिन्न हैं। मैं अंग्रेज़ के प्रति राजभक्त हूँ क्योंकि मैं स्वशासन को प्यार करता हूँ। नेक्स्ट आता है कथन कारण। कथन कहता है कि विवेकानंद के अनुसार जाति व्यवस्था वेदांत के धर्म के विरुद्ध है। पहला सही है। सभी बुराइयां मतभेदों पर विश्वास करने से आती हैं। सभी अच्छाइयां समानता पर आस्था से निहित एकात्म एवं एक रूपता की समझ से आती हैं। तो ये भी सही है, और RA की सही व्याख्या करता है। विवेकानंद के अनुसार जाति व्यवस्था वेदांत के धर्म के विरुद्ध है। इनके अनुसार सभी अच्छाइयाँ समानता पर आस्था में निहित एकात्म एवं एक रूपता की समझ से आती हैं। स्वामी विवेकानंद
जो कि 1862 से 1902 तक रहे हैं। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इनके द्वारा स्थापित किए गए रामकृष्ण मिशन ही लोक सेवा एवं समाज सुधार का केंद्र बन गया और वे इस समय देश के सभी क्षेत्रों में बहुत से धर्मार्थ, औषधालय, अस्पताल, विद्यालय इत्यादि चला रहे थे। विवेकानंद जी ने वेदांत का उपदेश दिया। इसके अनुसार सभी में परमात्मा का वास है, अतः उन्होंने जाति व्यवस्था को वेदांत के विरुद्ध माना है। आर्य समाजी नेता श्री हरविलास शारदा का संबंध भारत के किस भाग से है? तो ये राजस्थान से आते हैं। आर्य समाजी नेता श्री हरविलास शारदा का संबंध राजस्थान से है। हरविलास शारदा के प्रयत्नों से ही बाल विवाह निरोधक कानून 1930 में पास किया गया। इसे शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 18 वर्ष से कम आयु के लड़के और 14 वर्ष से कम आयु की लड़कियों का विवाह अवैध घोषित किया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं स्वतंत्रता उत्तर भारत के प्रश्न सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। पहले आते हैं वक्त खां, इनका संबंध है बरेली से। मौलवी अहमदुल्ला, इनका संबंध है फैज़ाबाद से। 1857 की क्रांति की बात हो रही है। किस नेता ने कहाँ से नेतृत्व किया था? तो जो वक्त खां है, इनके द्वारा बरेली से शासन किया गया था या विद्रोह किया गया। मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा फैज़ाबाद से, कुंवर सिंह के द्वारा जगदीशपुर से और हजरत महल के द्वारा लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। पहला सही हो जाएगा। वक्त खां ये बरेली से आते हैं। मौलवी अहमदुल्ला फैज़ाबाद से। कुंवर सिंह का संबंध है जगदीशपुर से। हजरत महल का संबंध है लखनऊ से। नेक्स्ट आते हैं बंगाल के स्थायी बंदोबस्त पर विचार करें और आगे बढ़ने के निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताइए। बंगाल के स्थायी बंदोबस्त में अलेक्जेंडर डो का संबंध है, थॉमस लॉ का संबंध है और फिलिप फ्रांसिस का है, लेकिन मोंटगोमरी मार्टिन का संबंध इससे नहीं है। बंगाल के स्थायी बंदोबस्त को आगे बढ़ाने में मोंटगोमरी मार्टिन सम्मिलित नहीं थे, जबकि अलेक्जेंडर डो, थॉमस लॉ और फिलिप फ्रांसिस इससे संबंधित थे। बंगाल की स्थायी कर व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में लागू की गई थी। इसके अनुसार जमींदारों को लगान वसूल करने का अधिकार दिया गया था। निम्नलिखित जनजाति विद्रोह को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले आता है कौन सा विद्रोह? सबसे पहले हुआ था कोल विद्रोह, उसके बाद होता है संथाल विद्रोह, फिर रंपा विद्रोह और सबसे लास्ट में होता है जो बिरसा मुंडा है उनके द्वारा मुंडा विद्रोह सबसे लास्ट में होता है। विकल्प बी सही हो जाएगा। कोल, संथाल, रंपा और बिरसा मुंडा का विद्रोह। विकल्प में दिए गए जनजाति विद्रोह में सबसे पहले कोल विद्रोह होता है। 1821 में कोलों ने लगभग 1000 विदेशी एवं बाहर के लोगों को या तो जला दिया था या उनकी हत्या कर दी थी। यह विद्रोह रांची, सहभूम, हजारीबाग, पलामू, मानभूम आदि पश्चिमी क्षेत्रों में हुआ था। इसके बाद संथाल विद्रोह हुआ, जो कि सिद्धू कानू के नेतृत्व में संथालों का एक राजमहल जिले में हुआ था। विस्तृत सैन्य कार्यवाहियों के पश्चात 1856 में इसे नियंत्रित किया गया। इसके बाद रंपा जनजाति द्वारा विद्रोह किया गया था 1879 में। रांची के पास मुंडा जाति के लोगों ने 1899 से 1990 के दौरान इस विद्रोह को किया था, मतलब ये बहुत लंबा चला था। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में ये विद्रोह किया गया था। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित कौन से क्रांतिकारी नेता हैं, बताइए। तो क्रांतिकारी नेता बरकतुल्लाह थे, फिर आते हैं आबिदुल्ला सिंधी भी थे और मोहम्मद हसन भी थे, लेकिन खरीज हायत खान नहीं थे। बरकतुल्लाह, आबिदुल्ला सिंधी, मोहम्मद हसन क्रांतिकारी नेता थे। खरीज हयात खान नरमपंथी नेता थे। बरकतुल्लाह ने मौलाना आबिदुल्ला सिंधी की 1915 में राजा महेंद्र प्रताप के साथ मिलकर प्रवास में अफ़गानिस्तान में पहली सरकार का गठन किया। राजा महेंद्र प्रताप इसमें राष्ट्रपति और बरकतुल्लाह प्रधानमंत्री बने थे।
इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस अधिवेशन में देशी रियासतों के बारे में पहली बार किसी नीति का प्रतिपादन किया गया था? तो वो था नागपुर अधिवेशन 1920। देशी रियासतों के बारे में पहली बार कोई नीति का प्रतिपादन किया गया है नागपुर अधिवेशन 1920 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में देशी रियासतों के बारे में पहली बार किसी नीति का प्रतिपादन किया गया। आर.सी. दास ने इस सम्मेलन में असहयोग आंदोलन से संबद्ध प्रस्ताव रखा। इसके अंतर्गत उपाधियों और प्रशस्ति पत्रों को लौटाना, सरकारी स्कूल, कॉलेज, अदालत एवं विदेशी कपड़ों का बहिष्कार इत्यादि इसमें शामिल किया गया था। नेक्स्ट आता है, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था लाहौर अधिवेशन में। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 31 दिसंबर 1929 की आधी रात को रावी के तट पर प्रसन्नता एवं उल्लास के साथ भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया गया। बंगाल की वामपंथी महिला नेता 1942 में निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की थी? तो बंगाल की वामपंथी महिला नेता, इनका नाम है महिला आत्मरक्षण समिति की स्थापना की गई थी 1942 में। बंगाल की वामपंथी महिला नेता ने 1942 में महिला आत्मरक्षण समिति का संगठन स्थापित किया था। निम्नलिखित में से कौन इंडियन कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी? तो इंडियन कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी है सरोजिनी नायडू, ये पहली भारतीय थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। इन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की। इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी। इन्होंने 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। बामा बोधिनी, बामा बोधिनी का संबंध है उमेश चंद्र दत्त द्वारा संपादित हैं। ये बामा बोधिनी उमा या उमेश चंद्र दत्त के द्वारा इसको संपादित किया गया है। बामा, उमेश, उमा बैठती हैं, बाम भाई में कौन बैठती हैं? शिव जी के उमा बैठती हैं, तो उमेश चंद्र दत्त के द्वारा लिखी गई है। महिला, यह गिरीश चंद्र सेन के द्वारा संपादित किया गया था। जो महिला है हमेशा गिरती आई है बेचारी, तो गिरीश चंद्र सेन के द्वारा इसको संपादित किया गया था। नेक्स्ट आते हैं भारती, इनको द्विजेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। भारती क्या करती हैं? दोनों साइड जाती हैं, एक साइड ब्रिटिश की साइड भी चली गई थी और भारत की साइड भी आ गई। तो भारती मतलब द्विजेंद्र नाथ टैगोर द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। 2 जगह जाने वाली हैं ये। फिर आती हैं सुप्रभात, तो सुप्रभात कैसे होगा? जब कुमुदनी बसंत आएगी तो कुमुदनी और बसंती मित्रा द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था, इनका संपादन किया गया था। तो पहले आती हैं बामा बोधिनी, तो ये उमेश चंद्र दत्त के द्वारा संपादित किया गया है। महिला गिरीश चंद्र सेन के द्वारा संपादित की गई हैं। भारती ये द्विजेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा प्रारंभ की गई हैं। और सुप्रभात कुमुदनी और बसंती मित्र द्वारा प्रारंभ किया गया है इनको। नेक्स्ट आती है खुदाई खिदमतगार को आम लोग किस नाम से जानते थे? लाल कुर्ती है, लाल कुर्ती वाले। खुदाई खिदमतगारों को आम लोग लाल कुर्ती वाले के नाम से जानते थे। इसका आंदोलन खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन को उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में चलाया गया था और अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी। किस क्षेत्र के साम्यवादियों ने इस नारे के साथ अपना भारी अभियान शुरू किया था कि अमेरिकी मॉडल को अरब सागर में फेंक दो? तो अमेरिकी मॉडल को कहाँ फेंक दो? अरब सागर में फेंक दो। ये साम्यवादियों के द्वारा नारे के साथ एक अभियान चलाया गया था। इस नारे का नाम था उत्तर पश्चिम त्रावणकोर स्टेट के क्षेत्र में इसको प्रारंभ किया गया था। उत्तर पश्चिम त्रावणकोर स्टेट के क्षेत्र में, पश्चिमी त्रावणकोर स्टेट क्षेत्र में साम्यवादियों ने इस नारे के साथ अपना अभियान शुरू किया कि अमेरिकी मॉडल को अरब सागर में फेंक दो। उत्तर पश्चिमी त्रावणकोर स्टेट में शुरू किया गया था। बंगाल के वटाईदार किसान जो कि शेयर कॉपर्स का तेभागा संघर्ष
सबसे जोरदार था। इसमें किसानों ने घोषणा की थी कि वे जमींदारों को फसल का डैश भाग अदा नहीं करेंगे, मतलब 1/2 भाग नहीं देंगे। बंगाल के बटाईदार किसानों का तेभागा संघर्ष सबसे जोरदार था। इसमें किसानों ने घोषणा की थी कि वे जमींदारों को फसल का 1/2 भाग अदा नहीं करेंगे। 1946 के उत्तरार्ध में बंगाल के बटाईदारों ने ऐलान शुरू कर दिया कि वे अब जोतदार यानी भूमि स्वामी को उपज का आधा हिस्सा नहीं देंगे बल्कि 1/3 हिस्सा देंगे। जापानी वस्तुओं का प्रस्ताव राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पारित किया था, जिसमें इसके लिए भारतीयों से अपील की गई थी? तो ये हो जाएगा 1937 का। जापानी वस्तुओं का प्रस्ताव राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पारित किया था, जिसमें उसके लिए भारतीयों से अपील की गई थी? 1937 में। जापानी वस्तुओं का इस्तेमाल छोड़ने का प्रस्ताव राष्ट्रीय कांग्रेस ने वर्ष 1937 में पारित किया, जिसमें उनके लिए भारतीयों से अपील की गई थी कि 1937 में जापान ने चीन पर हमला किया है। इस पर कांग्रेस ने जो प्रस्ताव पारित किया था उसमें जापान की वित्सना की गई थी और भारतीय जनता से अनुरोध किया गया था कि वह चीनी जनता के प्रति संवेदना प्रकट करने के लिए जापानी वस्तुओं का बहिष्कार करें। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना हुई। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस की श्री तोजो के साथ बैठक हुई। फिर सुभाष चंद्र बोस INA ने राष्ट्र भारत की धरती पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। तीसरी घटना और चौथी घटना थी कि सुभाष चंद्र बोस का तारपेई में आगमन हुआ था 4th नंबर पर। तो इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस गए श्री तोजो से मिलने। फिर INA जैसे तोजो से मिले, तेज आ गया इनके पास, तो INA ने स्वतंत्र भारत की धरती पर अपना राष्ट्रध्वज फहराया। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस तारपेई में आगमन किया। 1 सितंबर 1942 को आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न का गठन 16,300 सैनिकों को लेकर किया गया था। 1943 में सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे, जहां उन्होंने सुप्रसिद्ध भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया। तत्पश्चात उन्हें जर्मन और जर्मनी पनडुब्बियों द्वारा 2 जुलाई 1943 को सिंगापुर लाया गया। वहां से वे टोकरियों ले गए और जापानी राष्ट्रपति तोजो के साथ बैठक की। भारतीय टोक्यो लेके गए, जहाँ से वे कहाँ गए? पहले देखो 2 जुलाई 1943 को सिंगापुर आए और वहाँ से वो टोक्यो गए। फिर वहाँ पे जापानी जो प्रधानमंत्री थे तोजो, उनके साथ बैठक की। भारतीय राष्ट्रीय सेना ने स्वतंत्र भारतीय भूमि पर असम में कोहिमा के स्थान पर मई 1944 को तिरंगा झंडा गाड़ दिया। तत्पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने ताइपेई में आगमन किया। अंततः 18 अगस्त 1945 को वायुसेना दुर्घटना में भी मारे गए। नेक्स्ट आते हैं, वे चाहे खुद को मुसलमान, हिंदू या कुछ भी और बताते हों, जब वे बर्बर होकर निर्मम हत्याएं करते हैं तो उसे असहाय भाव से देखने की जगह मैं सर्वशक्तिमान से प्रार्थना करूंगा कि वह मुझे इस दुख भरी दुनिया से ले जाएं। ये पंक्ति निम्नलिखित में से किसकी हैं? तो ये कही गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। चाहे वे खुद को मुसलमान, हिंदू या कुछ भी और बताते हों, जब वे बर्बर होकर निर्मम हत्याएं करते हैं तो उसे असहाय भाव से देखने की जगह मैं सर्वशक्तिमान से प्रार्थना करूंगा कि वह मुझे इस दुख भरी दुनिया से ले जाएं। ये पंक्तियां महात्मा गांधी ने सांप्रदायिक हिंसा न रोकने पर कहा था। निम्नलिखित में से किसने भाषाई आधार पर प्रांतों के पुनः विवरण को राष्ट्रीयता की हत्या के समान बताया था? तो ये हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाषाई आधार पर प्रांतों के पुनर्वितरण को राष्ट्रीयता की हत्या के समान बताया था। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। नेक्स्ट आते हैं, विश्व इतिहास संकल्पना, विचार और अवधि से संबंधित प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन रंगभेद की नीति का घोषित अंग नहीं है? तो रंगभेद की नीति का घोषित रूप कौन सा नहीं होगा? नस्ली पृथक्करण है,
अफ्रीकाओं को अलग पर समान विकास करना, ये भी है। अंतर्वर्णीय विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून, ये भी रंगभेद की नीति के लिए घोषित करता है। लेकिन अफ्रीकियों की मूल संस्कृति का संरक्षण करना ये नहीं आता, रंगभेद की नीति के अंतर्गत नहीं आता। अफ्रीकियों की मूल संस्कृति का संरक्षण रंगभेद की नीति का घोषित अंग नहीं है। शेष 3 नस्ली पृथक्करण अफ्रीकियों का अलग पर समान विकास एवं अंतर्वर्णीय विवाहों पर प्रतिबंध के लिए कानून रंगभेद की नीति के घोषित अंग होते हैं। नेक्स्ट आता है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। लेखक और उनसे संबंधित पुस्तक बताइए। कौन से लेखक किस पुस्तक से संबंधित हैं वो बताइए। देखते हैं, यही देख लेते हैं, है ना। J.A. हब्स, ये इम्पीरियलिज्म स्टडी से संबंधित है। तो इम्पीरियलिज्म इम्प्लीमेंट करो हब्स का, तो J.A. हब्सन का संबंध है इम्पीरियलिज्म हिस्ट्री से। लेनिन का संबंध है इम्पीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेट ऑफ कैपिटलिज्म। लेनिन का संबंध है इम्पीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेट ऑफ कैपिटलिज्म। K.N. कुमाह का संबंध है नियो कैलियोनिज्म द लास्ट स्टेज ऑफ इम्पीरियलिज्म। K.N. कुमाह का संबंध है नियो कोलोनियलिज्म द लास्ट स्टेज ऑफ इम्पीरियलिज्म। R.H. टावनी का संबंध है रिलीजन एंड द राइज ऑफ कैपिटलिज्म। टावर पर जाके बोलो अपना रिलीजन, राइज करो, कैपिटलिज्म बढ़ाओ। तो R.H. टावनी का संबंध किससे है? रीजनल एंड द राइज ऑफ कैपिटलिज्म। N. कुम्हार का संबंध किससे है? तो नियो, छोटे छोटे से पास में नाई माई को बैठ के नियो कैपिटलिज्म बताते हैं, द लास्ट स्टेज ऑफ इम्पीरियलिज्म। लेनिन का संबंध किससे है? द एज ऑफ हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म बताते हैं, कैपिटलिज्म। और फिर आते हैं J.A. हब्स, ये मतलब जाके हैरान हो गए हैं स्टडी करके, द्वारा इम्पीरियलिज्म स्टडी बताते हैं। पुस्तकें हैं इनकी हैरान परेशान वालों की। निम्नलिखित में से किसने राके के वस्तुपरक एवं निष्पक्ष इतिहास के ऊंचे दावे के संबंध में गंभीर संशय व्यक्त किया है? तो इनका नाम हो जाएगा E.H. कार। तो राके के वास्तुपरक निष्पक्ष इतिहास में ऊंचे दावे के संबंध में गंभीर संशय व्यक्त किया गया है E.H. कार के द्वारा। E.H. कार ने राके के वास्तुपरक एवं निष्पक्ष इतिहास के ऊंचे दावे के संबंध में गंभीर संशय व्यक्त किया है। नॉन पॉलीफरेशन संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो 1963 में किए गए थे। नॉन पॉलीफरेशन संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे 1963 में। नॉन पॉलीफरेशन संधि पर 1963 में हस्ताक्षर किया गया। इस सीमित परमाणु अप्रसार संधि पर जुलाई 1963 में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हस्ताक्षर हुए थे, किंतु परमाणु अप्रसार संधि NPT पर 1968 में सोवियत संघ, अमेरिका, ब्रिटेन ने मिलकर अन्य देशों के साथ हस्ताक्षर किए थे। 1968 में सोवियत संघ, अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर अन्य देशों के साथ हस्ताक्षर किए परमाणु अप्रसार संधि पर 1968 में। सीमित परमाणु अप्रसार संधि पर 1963 में अमेरिका और सोवियत संघ ने किए थे और नॉन पॉलीफरेशन संधि पर 1963 में हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। इतिहास में अनुसंधान बताने हैं, वही है परिभाषा इतिहास की और उनसे संबंधित लेखक। चलो हम इनको यहाँ देखते हैं। पहले आते हैं E.H. कार। इतिहास इतिहासकार और उसके तथ्यों के बीच चलने वाला अंतर्निहित संवाद है। तो अंतर्हीन संवाद है, ये कौन कहते हैं? E.H. कार कहते हैं कि इतिहास इतिहासकार और उसके तथ्यों के बीच चलने वाला अंतहीन संवाद है। G.R. आल्टन कहते हैं कि इतिहासकार जिसे लिखता है वही इतिहास है।
तो G.R. एल्टन कहते हैं कि इतिहासकार जिसे लिखता है वही इतिहास है। J.V. ब्यूरी के द्वारा कहा गया है कि इतिहास विज्ञान है, न कम न अधिक। तो J.B. ब्यूरी कहते हैं कि इतिहास विज्ञान है, न कम न अधिक। R.G. कलिंगवुड के अनुसार संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। R.G. कलिंगवुड कहते हैं कि संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। धातु की खोज मानवीय इतिहास की एक क्रांतिकारी घटना थी। सर्वाधिक तांबा देने वाली खदानें भारत के किस भाग में स्थित हैं? तो सबसे ज़्यादा तांबा देने वाली खदानें कहाँ पर मिलेंगी? वो मिलती हैं बिहार में, गुजरात में और राजस्थान में। कहाँ मिलती हैं? बिहार, गुजरात, राजस्थान में मिलती हैं। धातु की खोज मानवीय इतिहास की एक क्रांतिकारी घटना थी। सर्वाधिक तांबा देने वाली खानें भारत के बिहार, गुजरात, राजस्थान में स्थित हैं। राजस्थान की खेतड़ी की खानों में तांबा प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त बिहार, गुजरात में भी तांबा प्राप्त किया जाता है। बिहार का सहभूम जिला, गुजरात का कच्छ क्षेत्र इसके लिए प्रसिद्ध था। ऋग्वेद के अत्यंत उपयोगी और साथ ही अत्यंत भयावह देवता के रूप में किसका अधिक बार आह्वान किया गया है? तो सबसे ज़्यादा इंद्र का आह्वान किया गया है एक भयावह देवता के रूप में। ऋग्वेद के अत्यंत उपयोगी और साथ ही अत्यंत भयावह देवता के रूप में इंद्र का अधिक बार आह्वान किया गया है। इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया है। वह प्रधानतः युद्ध के देवता थे। आर्यों का विचार था कि उसी ने असुरों पर विजय दिलाई थी। इंद्र के प्रमुख संज्ञा पुरंदर थी। वह मेघों को रोककर जल की वर्षा कराते थे। इनका उल्लेख ऋग्वेद में 250 सूक्तों में किया गया है। किसी अन्य देवता की अपेक्षा इंद्र की शारीरिक लक्षणों का विवरण सबसे अधिक विस्तार से हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, किस ग्रंथ में यह स्पष्ट हो जाता है कि वैदिक सभा और समिति दो भिन्न संस्थाएं हैं? तो वैदिक सभा और समिति दो भिन्न संस्थाएं हैं, ये कहा गया है अथर्ववेद में इसका उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में यह स्पष्ट हो जाता है कि वैदिक सभा और समिति दो भिन्न संस्थान हैं। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां बताया गया है। सभा राजा के ऊपर नियंत्रण रखने में सभा और समिति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लुडविग का मत है कि समिति में सभी व्यक्ति विशिष्ट सम्मिलित होते थे, जबकि सभा में केवल सभी ब्राह्मण और माधवन या धर्म रक्षक होते थे। सभा मतलब ब्राह्मण होंगे, माधवन होंगे मतलब धर्म रक्षक होंगे, जबकि जो समिति है उसमें सभी लोग सम्मिलित किए जाते थे। नेक्स्ट आता है नवंबर 2017 का प्रश्न पत्र। इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट। तो बाय गाइस, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।